वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी को और उसको समझा है कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से और डकहैम के पर्सपेक्टिव से। उसको कंपेयर किया है जिसमें हमने सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी फाइंड की है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्लास स्ट्रगल। ये टॉपिक कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पढ़ा जाता है। तो क्लास स्ट्रगल को पढ़ने से पहले हम समझेंगे क्लास के बारे में। ये क्लास क्या है और फिर स्ट्रगल किसके बीच है। देखिए, 5 मोड ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में हम जानते हैं। आप देखिए, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई क्लास देखने को नहीं मिल रही है, मीन्स क्लासलेस सोसाइटी है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी मार्क्स क्या कह रहे हैं, कोई क्लास नहीं होगी, मीन्स इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी। क्लास कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है इन 3 मोड ऑफ प्रोडक्शन एज पर मार्क्स। तो इन क्लास को डिवाइड किया गया है किसमें? हैव्स एंड हैव नॉट्स। मीन्स एक के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है और एक के पास नहीं है। ये है क्लास। हैव्स कौन है? जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है। हैव नॉट्स कौन है? जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप नहीं है। हैव नॉट्स क्या कर रहे हैं? ये इनके पास ओनरशिप है लेबर पावर की, जबकि हैव्स के पास ओनरशिप है किसकी? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एंड लैंड। तो अगर हैव्स की बात करें, हैव्स तो ये होते हैं मास्टर्स। कौन सी सोसाइटी में? एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में। ये होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। कौन सी सोसाइटी में? फ्यूडल सोसाइटी में या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में। ये कहे जाते हैं कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ। कौन सी सोसाइटी में? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। मीन्स ये जो हैं हैव्स, ये हैं मास्टर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ। जबकि हैव नॉट्स कौन है? ये हैं स्लेव्स किस सोसाइटी में? एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में। ये हैं सर्व्स कौन सी सोसाइटी में? फ्यूडल सोसाइटी में। ये हैं वर्कर्स और प्रोलेटेरिएट कौन सी सोसाइटी में? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। आप कहेंगे सर, हैव और हैव नॉट्स आपने प्रिमिटिव कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट सोसाइटी के केस में नहीं बताए। तो मैं कहूँगा आपको ये पता होनी चाहिए ये क्लासलेस सोसाइटी हैं, यहाँ पर कोई क्लासेस हैं ही नहीं। ये इक्वल सोसाइटी है या एगैलिटेरियन सोसाइटी है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे समझिए, किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसे मास्टर्स एंड स्लेव्स कहाँ देखने को मिले? एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डायलेक्टिक में आप पढ़े हैं कि लॉ ऑफ एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन, मीन्स कॉपरेशन भी दिखेगा और कॉन्फ्लिक्ट भी दिखेगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि अगर हैव्स के पास है तो वो छीना गया है किससे? हैव नॉट्स पर। मीन्स हैव्स के पास जो कुछ भी है वो इसलिए हो पाया है क्योंकि हैव नॉट्स के पास नहीं है, इसलिए ये है एंटागोनिस्टिक। हैव्स को प्रॉफिट होगा तो काम किसको करना पड़ेगा? हैव नॉट्स को। मीन्स हैव्स करते हैं एक्सप्लॉइट किसको? हैव नॉट्स को, इसलिए है एंटागोनिस्टिक। फिर ये कॉपरेट क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे सर अगर इन्हें समझ में आ रहा है तो ये ऐसा करते क्यों हैं? कॉपरेट क्यों करते हैं? कॉपरेट इसलिए करते हैं, इन्हें तो चाहिए प्रॉफिट। बात करें अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, ये तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जबकि हैव नॉट्स को तो चाहिए लाइफ। इनकी तो लाइफ ही स्टैक पर है। अगर ये इनके अंडर काम नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या समझ में आया? इनको जान के लाले हैं, मीन्स लाइफ स्टेक पर है। और ये तो इनके पास है ओनरशिप इसकी, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की कहिए, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की, या कहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर मैंने बताया कैसे कॉपरेशन भी है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट भी है, कैसे ये एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन दिखा रहे हैं। ये बात समझ में आई। मीन्स क्लास के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया कि क्लास होती क्या है और किन 3 मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्लास देखने को मिल रही है। फिर हमने जान लिया कि क्लास में कौन हैव्स हैं और कौन हैव नॉट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक की टर्म आता है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास स्ट्रगल की थ्योरी में या क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी में आप क्लास के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं, ये क्लास होती क्या है। तो क्लास से रिलेटेड जो भी की टर्म्स है, तो एक की टर्म है क्लास इन इटसेल्फ और एक है क्लास फॉर इटसेल्फ। आप समझिए, ये जो हैव्स हैं, ये जो हैव नॉट्स हैं, एक कोई हैव नॉट इंडिविजुअल मान लीजिए आई, आप अपने आप को एक इसमें से एक इंडिविजुअल मान लीजिए। आपको ये पता है कि मेरे पास कुछ है नहीं और इनके पास है।
मीन्स आप इंडिविजुअल लेवल पर ये जानते हैं कि इनके पास है और मेरे पास नहीं है। इस जानने को मीन्स अपनी क्लास को ये जानने मीन्स अपनी क्लास को आप ये जान पा रहे हैं कि ये हैव नॉट्स हैं और सामने वाले की क्लास को भी आप समझ पा रहे हैं कि ये हैव्स क्यों हैं। तो इस जानने को कहते हैं क्लास इन इटसेल्फ। मीन्स आप समझ रहे हैं क्लासेस को, ठीक है? बस लेकिन आप समझ क्या नहीं पा रहे हैं? आप इसकी क्लास को भी पहचान पा रहे हैं, इसकी क्लास को भी पहचान पा रहे हैं। लेकिन आप क्या नहीं पहचान पा रहे हैं? आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं अगर हैव नॉट्स हूँ, तो इसके पीछे हैं हैव्स। अगर जब ये आप बात पहचानने लगें कि मेरी पॉवर्टी का कारण है ये हैव्स, मेरे मेरे पास ओनरशिप होनी चाहिए, ना कि इन हैव्स के पास। ये सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मीन्स मेरे पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होनी चाहिए और अगर ये इनके पास ही है, तो इनसे मेरे पास आनी चाहिए और हम सभी हैव नॉट्स को यूनाइट होना चाहिए क्योंकि हमारे क्लास एनिमी हैं हैव्स। मीन्स आप समझ जाएँ हैव्स हैं कौन? आपके क्लास एनिमी। आप समझ जाएँ आप अगर पुअर हैं, इसका कारण कौन है? हैव्स। तो उस थॉट प्रोसेस को कहा जाता है क्लास फॉर इटसेल्फ। तब कहा जाएगा क्लास फॉर इटसेल्फ। मीन्स यहाँ पर आप बस ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है क्लास की आपको कि मैं हैव नॉट्स हूँ और सामने वाला हैव्स है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है। ये आपको बस पता भर है। लेकिन और थोड़ा इन डिटेल देखें और ये जब आप पता करने की कोशिश करें कि मैं हैव नॉट क्यों हूँ और सामने वाला हैव क्यों है? क्योंकि वो हमें ऐसा बनाए रहना देना चाहता है, क्योंकि ये ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, तब हम एक्सप्लॉइटेड फ़ील कर पा रहे हैं। हम लोगों के बीच एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन है, तो जब ये हमें एक्सप्लॉइट करेगा, तभी इसके पास प्रॉफ़िट बढ़ेगा। मीन्स ये हमारा क्लास एनिमी है और ये बात जब आपको पता लग जाए, तो आपके ये बात क्लास फॉर इटसेल्फ कही जाएगी। इतनी सी बात है, ये 2 की टर्म आपको पता होने चाहिए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब समझिए एक और क्लास होती है, वो होती है इमर्जिंग क्लास। ये इमर्जिंग क्लास क्या है? देखिए, एंशिएंट स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी बनने की कहानी मैं आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज़्म जब पढ़ा रहा था, तब बताया था ये ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है? जब ये सोसाइटी बन रही थी, तो समझिए मास्टर्स थे, उस इस सोसाइटी में मास्टर्स थे। मास्टर्स कन्वर्ट किसमें हुए थे? लॉर्ड्स में और स्लेव्स कन्वर्ट किसमें हुए थे? सर्व्स में। लेकिन जो शुरुआती लॉर्ड्स रहे होंगे, उनका विरोध किसने किया होगा? मीन्स जो जिसने मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलने की बात कही होगी कि अब नहीं स्लेव सोसाइटी चाहिए, अब चाहिए फ्यूडल सोसाइटी। इसलिए आप प्लांटेशन क्रॉप को खत्म कराइए और यहाँ पर हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। ये बात जिसने स्टार्ट की होगी, एग्रीकल्चर फील्ड को फ्री करने की बात की होगी। ऐसे कुछ लॉर्ड्स जो शुरुआत में रहे होंगे, उनको कहा गया इमर्जिंग क्लास। वो क्या हुआ था, मास्टर्स ही रहे होंगे पहले के और बाद में वो लॉर्ड्स बने। तो जब ये लॉर्ड्स शुरुआत में बन रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा समस्या किनको हुई होगी? इन मास्टर्स को, क्योंकि ये मास्टर्स चेंज नहीं होना चाह रहे थे। ये मास्टर्स ही बने रहना देना चाहते थे, जबकि कुछ मास्टर्स निकल कर लॉर्ड्स बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो समझ पा रहे थे कि अब सोसाइटी का चेंज होने का टाइम आ गया है। अगर हम चेंज नहीं हुए, तो ये जो स्लेव्स हैं, ये रिवोल्ट कर देंगे हमारे खिलाफ। तो हमें एक नया रूप रखना है, तो हमें इन स्लेव्स को फ्री कर दिया और हम बन गए फ्यूडल लॉर्ड्स। ये बात आपको समझ में आई कि मीन्स कुछ मास्टर्स ही बने फ्यूडल लॉर्ड्स। फिर फ्यूडल सोसाइटी जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रही थी, तो कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स जिन्हें हम लोगों ने कैसे देखा? मिडल क्लास के रूप में या मिडलमैन के रूप में या ट्रेडर्स के रूप में या मर्चेंट्स के रूप में। वो ही बने कौन? कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ, जो इनिशियल इंडस्ट्री जिन्होंने सेटअप की। तो जो भी शुरुआत में इंडस्ट्री सेटअप कर रहा था, उसका विरोध किसने किया होगा? जो एस्टेब्लिश्ड फ्यूडल लॉर्ड्स रहे होंगे। वो कह रहे क्यों यार ये चक्कर में पड़े हो? लेकिन ये कैपिटलिस्ट जानते थे कि अगर हमने ये नहीं किया, तो ये सर्व किसी दिन हमारे ऊपर धावा बोल देंगे। तो इसलिए इनको ये करना पड़ा। तो ये जो सोसाइटी बनी, ये इमर्जिंग क्लास कही गई। ये जो क्लास बनी, इसको इमर्जिंग क्लास कहा गया। मीन्स मास्टर्स चेंज हुए फ्यूडल लॉर्ड्स में, शुरुआती, उनको इमर्जिंग क्लास कहा गया। जो फ्यूडल लॉर्ड्स चेंज हुए किसमें? कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ में, इनिशियल, उनको कहा गया इमर्जिंग क्लास। अब समझिए, ये तो माइनॉरिटी में थे ही, आपको पता ही है। ये माइनॉरिटी में थे और हैव नॉट्स किसमें हैं? मेजॉरिटी में। ये बात आपको पता है। और उस माइनॉरिटी में भी कुछ माइनॉरिटी निकल के अपना रूप चेंज कर रही है। तो इमर्जिंग क्लास भी क्या है? माइनॉरिटी। ये भी बात समझ में आई।
माइनॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की कहानी है। तो यहाँ पर जब एंशिएंट स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी बन रही थी, तो वास्तव में कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच रहा होगा, आप बताइए? तो 2 क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच था? एक इमर्जिंग क्लास थी और जो पहले से एस्टेब्लिश्ड क्लास थी, मीन्स हैव्स में मास्टर्स थे, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। मीन्स माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन की बात होगी। माइनॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की लड़ाई थी वहाँ पर, ना कि मास्टर्स वर्सेस स्लेव की डायरेक्ट लड़ाई हुई होगी। मास्टर्स वर्सेस स्लेव का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा होगा। ये माइनॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की शुरुआत में डिस्प्यूट रही होगी और जब इसको रिजॉल्व करा लिया होगा, फिर उसके बाद कहीं मास्टर्स वर्सेस स्लेव भी स्टार्ट हुआ होगा। ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए, प्रिमिटिव कम्युनिज्म से हमने ये तीनों सोसाइटी को एक बंडल में लिख दिया था। ये तीनों सोसाइटी कैसी हैं? अनइक्वल सोसाइटी। और फिर उसके बाद हमने देखा कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी। ये भी इगैलिटेरियन सोसाइटी है और ये भी इगैलिटेरियन सोसाइटी है। देखिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी से लास्ट में क्या बन रही है? इगैलिटेरियन सोसाइटी और बीच में है अनइक्वल सोसाइटी। इनको कहा गया क्लास सोसाइटी। यहाँ पर क्लास देखने को मिल रही हैं और जो क्लासेस कौन-सी हैं? एंटागोनिस्टिक क्लासेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इस पूरी स्टडी को हम लोगों ने क्या कहा था? हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। अब देखिए, मार्क्स कह रहे हैं, ये जो हिस्ट्री चेंज हो रही है, मीन्स प्रिमिटिव कम्युनिज्म से या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, एंशिएंट स्लेव सोसाइटी से, फ्यूडल सोसाइटी से, कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये जो हिस्ट्री चेंज हो रही है, ये जो सोसाइटी चेंज हो रही है, ये मार्क्स कह रहे हैं इसीलिए हो रही है क्योंकि क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो पा रहा है। तो मार्क्स सोशल चेंज को क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ही देखते हैं। मीन्स एज़ पर मार्क्स हिस्ट्री तभी चेंज होगी जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। जिस दिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट होना बंद हो जाएगा, ये होना रुक जाएगा, उस दिन हिस्ट्री में चेंज भी होना रुक जाएगा। मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा या कहिए सोशल चेंज रुक जाएगा। एज़ पर मार्क्स सोशल चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कब देखने को मिलेगा? एक जब कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। यहाँ पर क्या है? क्लासलेस सोसाइटी हो गई। अब क्लास अगर बची ही नहीं, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या? तो क्या हुआ? क्लास कॉन्फ्लिक्ट रुक गया, हिस्ट्री बढ़ना बंद हो गई। मीन्स इस कम्युनिस्ट सोसाइटी के बाद कोई सोसाइटी मार्क्स नहीं सोच पाए। बोले बस यहीं पर रुक जाएगा सोशल चेंज, अब नहीं होगा। इसी को कह दिया गया हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट रुक गया, हिस्ट्री चेंज रुक बंद हो गया या मोड ऑफ प्रोडक्शन का बदलना बंद हो गया या सोशल चेंज होना बंद हो गया। फिर मैंने आपको बताया क्लास इन इटसेल्फ क्या थी? यहाँ पर जो हैव्स हैं, वो सिमिलरिटी कर पा रहे थे और सब हैव्स के साथ और डिसिमिलरिटी समझ पा रहे थे हैव नॉट्स के रिस्पेक्ट में। और हैव नॉट्स भी बस ये जानते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है और हैव्स के पास है। इसको कहा गया क्लास इन इटसेल्फ। लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे एक नई जो विचारधारा है वो क्लास फॉर इटसेल्फ है। अब देखते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ। इसमें बात हो रही है अवेयरनेस की और यूनिटी की। मीन्स हैव नॉट्स अवेयर हैं इसके बारे में, क्लास इनेमी के बारे में। और ये क्लास इनेमी किसे जानते हैं? हैव्स को। अब ये जानना सीख गए हैं या समझ चुके हैं कि हमारी गरीबी का कारण हैव्स हैं, हमारे एक्सप्लॉइटेशन के पीछे हैव्स हैं। तो ये अवेयर हैं और यूनाइट भी हो रहे हैं खुद में। अब वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। मीन्स अगर यूनाइट हो रहे हैं तो क्या नहीं हो रहे हैं? डिवाइड नहीं हो रहे हैं। डिवाइड कैसे नहीं हो रहे? डिवीजन ऑफ लेबर में। ये जो हैव्स इनको बाँट देते थे पहले, अब नहीं बँटेंगे क्योंकि अब भावना किसकी है? क्लास फॉर इटसेल्फ। तो अब हम सब गरीब हैं। हम चाहे मैनेजर हों, हम चाहे इंजीनियर हों, हम चाहे वर्कर हों, हम चाहे टेक्नीशियन हों, हम चाहे गार्ड हों, हम सब कौन हैं? हैव नॉट्स। और इन हैव नॉट्स के पीछे कौन है? हैव्स। हमें हैव नॉट्स बनाने वाले कौन हैं? हैव्स। इसलिए हमारे क्लास एनिमी कौन है? हैव्स। अब हम इन क्लास एनिमी को जान चुके हैं। ये कंसेप्ट आपका यूज़ होगा जब मैं आपको ट्रांज़िशन पढ़ाऊँगा कैपिटलिस्ट टू कम्युनिज़्म, तब मैं ये टर्म को यूज़ करूँगा क्लास फॉर इटसेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है। फिर आते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर। तो मैंने अभी क्लास के बारे में ही डिस्कस किया है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत डिस्कस नहीं किया। देखिए, क्लास कौन-कौन सी हैं? हैव्स हैं, हैव नॉट्स हैं और ट्रांज़िशन फ़ेज़ में ये हैव्स ही राइज़िंग क्लास जैसे दिखते हैं। मीन्स जब ये अपना धंधा चेंज कर रहे होते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर रहे होते हैं, सोसाइटी चेंज हो रही होती है, उसमें कुछ हैव्स ही राइजिंग क्लास जैसे बन जाते हैं। तो हैव्स भी पहले क्या है? न्यूमेरिकल माइनॉरिटी,
इनकी संख्या बहुत कम है, जबकि हैव नॉट्स ये न्यूमेरिकल मेजॉरिटी हैं। तो ज़्यादा संख्या किसकी है? हैव नॉट्स की, ये तो आपको पता ही है। और ये है माइनॉरिटी, और इन माइनॉरिटी में भी कुछ लोग ही राइजिंग क्लास बनते हैं। तो ये तो हो गए, ये भी हो गए न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, मीन्स ये तो और भी कम है। अब देखिए, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, जैसे हम जा रहे हैं एंशिएंट स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी में, इस चेंज के टाइम पीरियड में क्या होगा? जो हैव्स हैं उस समय, हैव्स कौन है? लॉर्ड्स। और राइजिंग, सॉरी, हैव्स कौन होंगे उस समय? मास्टर्स। और राइजिंग क्लास कौन-सी होगी? जो नए-नए लॉर्ड्स बनना चाहते हैं। तो ये जो मास्टर्स हैं, यही कुछ लॉर्ड्स बने होंगे। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को कौन कह रहे हैं मार्क्स? माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। इसको मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन नहीं कह रहे हैं। मीन्स इसका मीनिंग क्या है माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन का? कि अगर एक अनइक्वल सोसाइटी दूसरी अनइक्वल सोसाइटी में चेंज हो रही है, मेरे की टर्म याद रखिएगा, अनइक्वल सोसाइटी, तो इसके पीछे मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन नहीं है। मीन्स यहाँ पर हैव नॉट्स बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन नहीं ला रहे हैं। हैव नॉट्स की रिवॉल्यूशन लाने की मंशा ही नहीं है। यहाँ पर कौन लड़ रहा है? माइनॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन है यहाँ पर। रिवॉल्यूशन लाए कुछ लोग। कौन लोग? राइजिंग क्लास। रिवॉल्यूशन लेड बाय राइजिंग क्लास। ये बात आपको समझ में आ गई? और ये किससे लड़के लाए? कुछ हैव से ही। एग्जाम्पल के लिए मास्टर्स से लड़े राइजिंग लॉर्ड्स। तो ये जो चेंज हुआ, ये लाए लॉर्ड्स। इसको चेंज को लाने वाले कौन है? माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन कहा गया। और वो लॉर्ड्स कौन संख्या में थे? माइनॉरिटी में, क्योंकि वो एस्टेब्लिश हो रहे थे। ऐसे ही फ्यूडल से कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी होगी, तो जो एस्टेब्लिश्ड लॉर्ड्स रहे होंगे, एस्टेब्लिश्ड लॉर्ड्स रहे होंगे और जो राइजिंग बुर्जुआ रहे होंगे, इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। अब आप मुझसे कहेंगे सर कॉन्फ्लिक्ट किन बातों पर रहेगा? मैं ये भी आपको लेक्चर में आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रांजिशन जो हो रहा है, ये जो सोसाइटी एक अनइक्वल सोसाइटी दूसरी अनइक्वल सोसाइटी में चेंज हो रही है, इसके पीछे भी माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन है। ठीक है? तो चेंज के पीछे माइनॉरिटी है, ना कि मेजॉरिटी है। जबकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, यहाँ पर जो है वो है मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन। या लिख दीजिए मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन लेड बाय हैव नॉट्स, ये देखने को मिलता है। और हैव नॉट्स का रिवॉल्यूशन। आप अब मुझसे कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? कि यहाँ पर हैव नॉट्स रिवॉल्यूशन ला रहे हैं और यहाँ पर हैव्स ही आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए, क्या है, ये तीनों हो गई अनइक्वल सोसाइटी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर अत्याचार थोड़ा बढ़ा, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट में गए, अत्याचार और थोड़ा बढ़ गया। देखिए, थोड़ा डार्क और कर दे रहा हूँ मैं इसको और बोल्ड कर दे रहा हूँ। अत्याचार और बढ़ गया, मीन्स अब जो हैव नॉट्स हैं थोड़े और एक्सप्लॉइट हुए। लेकिन जब कैपिटलिस्ट से सोसाइटी आई और जब इसका एंड होने वाला था, तो अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये अत्याचार की जब सीमा क्रॉस हो गई, तब बेचारे हैव नॉट्स बोले अब हमें लाना पड़ेगा रिवॉल्यूशन और इस पूरे खेल को ही खत्म करेंगे। अब कोई क्लास रखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर इन्हें अपनी जान बचानी थी, क्योंकि ये धंधा चेंज करना चाह रहे थे। यहाँ पर इन्हें धंधा चेंज करना था और यहाँ पर मेजॉरिटी बोली अब हमें सोसाइटी ही चेंज करनी है, हमें क्लास का झंझट रखना ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गया मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक्सप्लॉइटेशन इतना हो रहा है, इसको एक क्वांटिटी मान लीजिए, इतना हो रहा है इस एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में। फ्यूडल सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन इतना हो रहा है, थोड़ा बढ़ा दिया। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन इतना हो रहा है। देखिए, एक्सप्लॉइटेशन ही एक्सप्लॉइटेशन दिख रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। जब इतना एक्सप्लॉइटेशन हो गया, मीन्स एक्सप्लॉइटेशन की सीमा ही क्रॉस कर दी इन कैपिटलिस्ट लोगों ने। उसके बाद इन प्रोलेटेरिएट को इसको झेलने की क्षमता ही नहीं रही। तब इन्होंने कहा कि अब हमें करना पड़ेगा क्वालिटेटिव चेंज। अब हम इस अनइक्वल सोसाइटी को रखेंगे ही नहीं। अनइक्वल सोसाइटी कौन-सी? ये जो चली आ रही है। हम सभी सोसाइटी, जैसा भी समाज है, अनइक्वल तो रखेंगे नहीं, अब हम क्लास को ही खत्म कर देंगे। इसलिए इसको कहा गया क्वालिटेटिव चेंज, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर इतना ही है और यहाँ पर सबसे कम। अब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, देखिए, इसको कहा गया क्वांटिटेटिव चेंज, मीन्स थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा। देखिए, यहाँ पर इतना है,
यहाँ पर इतना कर दिया। लेकिन जब कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट सोसाइटी बन रही होगी, वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन बेतहाशा था। इसलिए इसको कहा गया क्वालिटेटिव चेंज कि अब सहन नहीं होता है इतना एक्सप्लॉइटेशन, अब हम इस क्लास सोसाइटी को खत्म करके ही मानेंगे। ये रहा बैकग्राउंड आपका सोशल चेंज का। सोशल चेंज के बारे में देख लिया। क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी हमने देखा कि हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, मास्टर्स और स्लेव के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लॉर्ड्स एंड सर्व्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जब सोसाइटी चेंज हो रही है, तो तब भी मास्टर्स और स्लेव के बीच रहेगा और मास्टर्स और लॉर्ड्स के बीच रहेगा। ठीक है? तो ये इनमें भी देखने को मिल जाता है। तो इसको कह दिया गया माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन। यहाँ पर दिख गया माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन और यहाँ पर दिख गया मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन। ये बात। अब चलते हैं टेक्स्ट। क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल आपको हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली जो भी क्लास सोसाइटी है उसमें, मीन्स एंशिएंट स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एज वेल एज कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब क्वेश्चन आप ये मुझसे करेंगे, सर हाउ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन कैपिटलिज्म इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी और अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शन। वही क्वेश्चन कि सर यहाँ पर जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे डिफरेंट है इन दोनों क्लास कॉन्फ्लिक्ट। वही बात आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेशन है थोड़ा है, तो क्वांटिटेटिव चेंज के रिस्पेक्ट में है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्वालिटेटिव चेंज के रिस्पेक्ट में है। अब देखिए, तो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फैक्टर्स लीडिंग टू क्वालिटेटिव चेंजेस व्हिच वर यूनिक टू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स हैं, ये यहीं पर देखने को मिले हैं, इसी सोसाइटी में देखने को मिले हैं। कौन सी सोसाइटी में? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। इसलिए इसको कहा गया क्वालिटेटिव चेंज। कमोडिटी फेटिसिज्म। जो चीज़ मैंने बनाई, जो चीज़ एक वर्कर ने बनाई, उसको भगवान की तरीके से वर्कर ही पूजने लगा। ये जो भावना है वो पुरानी मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, फ्यूडल और एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही देखने को मिला। रीइफिकेशन, ये भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही देखने को मिला। पॉपुलराइजेशन ऑफ मासेस, यहाँ पर तो सभी गरीब हो गए। ये भी कहाँ देखने को मिला? इसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। अब ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है? क्लास फॉर इटसेल्फ, मीन्स अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो वर्कर है वो अपने क्लास एनेमी को पहचान पा रहा है। अब वो क्लास एनेमी को क्यों पहचान पा रहा है? क्योंकि अब एक्सप्लॉइटेशन की हद हो गई है, तो वो जान गया है कि अब इनको खत्म करना है, इनको हटाना है और एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। तो इस भावना को कहा गया क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ, हम सभी प्रोलेटेरिएट इकट्ठे होके रिवॉल्यूशन करेंगे। तो मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन का कारण क्या है? ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। देखिए यहीं पे मैं लिख ले रहा हूँ, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, या कहिए क्लास फॉर इटसेल्फ। यहाँ पर क्या थी इंडो सोसाइटी में? फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। ये अपने क्लास नेमी को पहचान नहीं पा रहे थे। तो ये जो हैव नॉट्स हैं, अपनी जो क्लास है उसको सही से नहीं जान पा रहे थे कि हम सब एक हैं, हम सब इक्वली पुअर हैं। कहिए फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस या कहिए क्लास इन इटसेल्फ, एक ही बात। इंडो सोसाइटी में क्लास इन इटसेल्फ। मार्क्स, इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन बीइंग। ये कह रहे हैं ये कॉन्शियसनेस की वजह से आपकी मटेरियल रियलिटी नहीं होती है, आइडिया की वजह से मटेरियल रियलिटी नहीं होती। मटेरियल रियलिटी में क्या है? इनइक्वलिटी, पॉवर्टी। तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये आइडिया की वजह से नहीं है, रादर इट इज बीइंग। ये आपकी मटेरियल रियलिटी है जो आपके आइडिया को फ्रेम करती है। मीन्स अगर आप गरीब हैं तो गरीब के तरीके से सोचेंगे, अगर आप अमीर हैं तो अमीर की तरह ही सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया गरीब का होगा तब आप गरीब बनेंगे, नहीं। इसका जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं। ये जो बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हेजल, और ये जो बात बोल रहे हैं उसका अपोजिट ये बोल रहे हैं मार्क्स। तो हम सब कामगार एक जैसे हैं, तो सब अपने आप को पहचान पा रहे हैं अपनी मटेरियल रियलिटी के आधार पर, आइडिया वाइडिया के आधार पर नहीं। सब ने देखी पॉवर्टी, सब ने रिकॉग्नाइज किया क्लास इनेमी को, सब अपने आप को हैव नॉट्स मानने लगे। और हैव नॉट्स अगर हैं तो हमें एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? मेरा क्लास एनिमी जो है हैव। ये जो फीलिंग आई ये थी क्लास फॉर इटसेल्फ। ये इसीलिए आप आई क्योंकि आप अपनी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पहचानने लगे थे, बीइंग से आप आइडिया को निकाल रहे थे। मीन्स आपकी जो मटेरियल रियलिटी थी उसके आधार पर आइडिया आया किसका? क्लास फॉर इटसेल्फ। अब देखिए मार्क्स, फ्रॉम आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस
और रियल एक्सपीरियंस दैट इज पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन, क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी, द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड बाय प्रोलेटेरिएट। तो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? क्लास फॉर इटसेल्फ। तो आप जान पाए अपने आप की क्लास फॉर इटसेल्फ को। तो आपने जब इतनी इनइक्वालिटी देखी, तब आप जान पाए क्लास फॉर इटसेल्फ। मीन्स आपको आइडिया तभी आया जब आप ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कर पाए, रियल एक्सपीरियंस कर पाए। जब आप समझ पाए कि हम सब इक्वली एक्सप्लॉइटेड हैं, इक्वली पुअर हैं। तो ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, इसको देखिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और ये है रिमार्क्स। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, नो क्लास। तो क्लासलेस सोसाइटी से में देखता है नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कोई क्लास ही नहीं है तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखेगा। तो आप ये जो क्लास स्ट्रगल का थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई क्लास स्ट्रगल नहीं था। इसके बाद सोसाइटी चेंज होती है किसमें? एंशिएंट स्लेव सोसाइटी में। यहाँ पर 2 क्लासेस देखने को मिल रही हैं, मास्टर्स एंड स्लेव्स। आपको क्लासेस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो सोसाइटी बन रही है वो है फ्यूडल सोसाइटी। इन दोनों सोसाइटी में क्या है? इन बोथ ऑफ दीज सोसाइटीज क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ब्रिंगिंग ग्रेट चेंज। उतना चेंज नहीं ला रही हैं, कितना? जितना कि इस सोसाइटी में आया, यहाँ से यहाँ जाने में। इन ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइफस्टाइल ऑफ वर्किंग क्लास। तो यहाँ पर मास्टर सी बन गए लॉर्ड्स और स्लेव सी बन गए सर्फ। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है इन हैव और हैव नॉट्स की लाइफस्टाइल में। इसलिए इसको कहा गया क्वांटिटेटिव चेंज। ओनली क्वांटिटेटिव चेंज वर देयर बट नॉट क्वालिटेटिव चेंज। मास्टर सी लॉर्ड बन गए, स्लेव ही पीजेंट बन गए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पर आपको 2 क्लास कौन सी दिख रही है? बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। ये जो सोसाइटी है, इन दोनों से कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन की तो हद हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट बाय बुर्जुआ। और जब ये एक लिमिट पार कर जाएगी, तब बेचारे हैव नॉट्स मीन्स प्रोलेटेरिएट को क्या आएगा? ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। तो ये की टर्म अब आपके याद हो गया होगा, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। इसको कहा जाएगा क्लास फॉर इटसेल्फ। यहाँ पर जो फीलिंग थी वो किसकी फीलिंग थी? क्लास इन इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ या कहिए फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस मीन्स अब हमें चाहिए क्वालिटेटिव चेंज। तो क्वालिटेटिव चेंज का मीनिंग क्या है? जो भी अनइक्वल सोसाइटी है, अब हमें इसको सहना नहीं है। इसको बदल के फिर से इक्वल सोसाइटी में ले आना है। अब इनइक्वालिटी खत्म करेंगे और इक्वालिटी लाएँगे। इसलिए कहा गया क्वालिटेटिव चेंज। पूरी क्वालिटी ही बदल गई सोसाइटी की। पहले क्वालिटी क्या थी? क्लास सोसाइटी। और क्वालिटी क्या थी? इनइक्वल सोसाइटी। और क्वालिटी क्या थी? हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स वाली क्वालिटी। अब लेकिन इस सोसाइटी के बाद जो सोसाइटी आएगी, जैसा मार्क्स सोच पा रहे हैं, इसकी क्वालिटी ही चेंज हो गई। इसकी क्वालिटी क्या हो गई? ये क्लासलेस सोसाइटी है, इक्वल सोसाइटी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है। यहाँ पर कोई एक्सप्लॉइटेशन है ही नहीं। इसलिए देखा गया, कहा गया क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंजेस इन लाइफ ऑफ हैव नॉट्स इन दिस सोसाइटी। तो लाइफ चेंज हो जाएगी किसकी? हैव नॉट्स की। कौन सी सोसाइटी में? इस सोसाइटी में। फिर उसके बाद आपने देखा कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी के बीच में आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है और रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये रिवॉल्यूशन कौन ला रहा है? ये रिवॉल्यूशन प्रोलेटेरिएट ला रहे हैं। जबकि इन दोनों सोसाइटी को चेंज करते वक्त एक रिवॉल्यूशन आ रहा था। वो रिवॉल्यूशन कौन ला रहा था? ये जो हैव्स हैं वो ही ला रहे थे, क्योंकि इन्हें जरूरत थी अपना धंधा बदलने के लिए। इसको कहा गया माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन। एज पर मार्क्स, सोसाइटी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू अपोजिट बाइनरी क्लासेस। देखिए, हमेशा 2 क्लासेस में सोसाइटी बटी रही। हाँ, कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। इसमें नो क्लास एगालिटेरियन सोसाइटी। इ इसको लिखिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। इसमें क्या है? एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगी, मीन्स एक स्टेट को बनाएँगे जो सुपर स्ट्रक्चर को खत्म करेगा, जो बनाए गए हैं इन हैव्स के द्वारा। उसके बाद एगलिटेरियन कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी। मीन्स इस दौर में, इस ट्रांजिशन दौर में एक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट वाली सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी। और फिर बाद में जब कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी तो कोई क्लास नहीं रहेगी, तो कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो आप क्लास स्ट्रगल कहाँ खत्म हो जाएगा? जब कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश हो जाएगी, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, इसलिए सोसाइटी भी चेंज हो रही है। जितना आप क्लास स्ट्रगल कर रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है। जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट बंद हो गया, नीचे कोई सोसाइटी मिली ही नहीं। सब चेंज रुक गया। A class truly exists only when people become aware of their conflicting relations with other classes. तो truly exist का मीनिंग क्या है? ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस तभी होगी जब आप सही से अवेयर हो पाएंगे कन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस के बारे में।
दैट इज ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास इन इटसेल्फ, ट्रू क्लास फॉर इटसेल्फ, डिस्कस लेटर, इसको हम बाद में भी चर्चा करेंगे। इन एवरी हिस्टोरिकल एपक मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सब there is ever present a fundamental conflict of interest between two main classes, that is the haves and the have nots। तो मार्क्स कह रहे हैं हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको हैव्स और हैव नॉट्स के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो क्लास कन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल देखने को मिल सकता है हर एक हिस्टोरिकल एपोक में। तो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इनका जो कॉपरेशन है वो कैसा है? एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन, कॉपरेट भी कर रहे हैं लेकिन विरोध भी है, कन्फ्लिक्ट भी है। किसके बीच? हैव्स और हैव नॉट्स के बीच। तो मार्क्स कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ हाइथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज, अभी तक जितनी भी सोसाइटीज रही हैं या मोड ऑफ प्रोडक्शन दिखे हैं, मीन्स कब तक? कैपिटलिस्ट सोसाइटीज तक, क्योंकि ये तो फ्यूचर की बातें हैं। मीन्स अभी तक जितनी भी सोशल चेंज हुआ है, ये कहानी किसकी है? इट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये जो चेंज हो पाया है, ये क्लास कन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल की वजह से ही हो पाया है। तो मार्क्स जो सोशल चेंज है वो इसको देख रहे हैं किसके रियाल में? क्लास कन्फ्लिक्ट के रियाल में। According to Karl Marx, human society after primitive communism have stratified into two classes। तो फिर से देखिए, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद दो क्लासेस में बट गई। कौन कौन से? हैव्स और हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स इन एवरी हिस्टोरिकल एपॉक। तो ये क्लास की बात बताई। द सोशल लाइफ इज ऑलवेज करेक्टराइज्ड बाय कन्फ्लिक्ट, क्योंकि हैव और हैव नॉट्स के जो कॉपरेशन है वो एंटागोनिस्टिक है, इसीलिए कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। और वो कन्फ्लिक्ट कभी कभार छुप जाता था, कभी कभार खुल के आ जाता था। Punctilists, on the other hand, seek cooperation and coordination among society and dynamic equilibrium। जहां मार्क्सिस्ट कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, पंक्टलिस्ट कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। एज पर मार्क्स, टू क्लासेस ऑलवेज स्टैंड अपोजिट एंड एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स ईच अदर। ये तो बात हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे इन फ्यूडलिज्म द लॉर्ड्स एंड द सर्व्स वर एंटागोनिस्टिक क्लासेस। तो क्लास कन्फ्लिक्ट किनके बीच देखने को मिला? फ्यूडल सोसाइटी में लॉर्ड्स और सर्फ्स के बीच, इंगेज्ड इन क्लास स्ट्रगल या क्लास कन्फ्लिक्ट, विच इज समटाइम ओवर्ट, कभी कभार ऐसे ही देखने को मिल जाता है, कभी कभार कोवर्ट। देयर इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस। तो अभी तक जितनी भी हमने सोसाइटीज पढ़ी, इनइक्वल सोसाइटीज पढ़ी, उसमें क्लास स्ट्रगल होना ही होना है, तभी सोशल चेंज हो पाएगा। अब देखते हैं स्ट्रगल बिटवीन क्लासेस और क्लास स्ट्रगल, और लिख लीजिए क्लास स्ट्रगल का कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्लास है फ्यूडल लॉर्ड्स की, एक है सर्फ्स की। तो फ्यूडल लॉर्ड कौन सी क्लास है? डोमिनेंट क्लास। और सर्फ्स क्या है? डोमिनेटेड क्लास। मींस इनको कंट्रोल कर रहे हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल कर रहे हैं किसको? सर्फ्स को। ये है न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, ये है न्यूमेरिकल मेजॉरिटी। इतना तो इनको आइडेंटिफाई हमने कर लिया। द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट सब्जेक्ट क्लास परफॉर्म प्रोडक्टिव लेबर। तो कन्फ्लिक्ट है क्यों? क्योंकि ये जो सर्फ्स हैं या जो सब्जेक्ट क्लास है या डोमिनेटेड बाई हैव्स, वो वाली क्लास है, वो बेचारी काम करती है। Yet the ruling class appropriate cornered a large part of wealth। लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा छुपा लिया जाता है, कॉर्नर कर लिया जाता है, किसके द्वारा? हैव्स के द्वारा। इसी बात का कन्फ्लिक्ट है। वन क्लास गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। एक्सपेंस की जगह आप एक अच्छा की टर्म लिखिए, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर। जब दूसरा एक्सप्लॉइट होगा तभी हैव्स गेन करेंगे। इसी बात का बस कन्फ्लिक्ट है। न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस बिगिन टू टेक शेप within the womb of old society. Thus, capitalist production technology began developing in broadly feudal framework। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं मान लीजिए आप फ्यूडल से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जब चेंज हुए होंगे, तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए चीज़ें चाहिए, वो वास्तव में फ्यूडल सोसाइटी ने ही प्रोवाइड की होंगी। मीन्स ये लॉर्ड्स ही रहे होंगे जो इनिशियल बुर्जुआ बने होंगे। इसमें से कुछ लोग बुर्जुआ पहले बनना स्टार्ट हुए होंगे, फिर सभी लॉर्ड्स बुर्जुआ बन गए होंगे। मीन्स फ्यूडल सोसाइटी के वोम में ही एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जन्म ले रही होगी। द न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस, और जो नए फोर्सेस बने हैं टू डेवलप एंड इम्प्रूव विद इन द ओल्ड फ्रेमवर्क, और उस ओल्ड फ्रेमवर्क में ही बने हैं। हाउएवर देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस कैन नॉट डेवलप फर्दर विद इन ओल्ड फ्रेमवर्क। लेकिन होता क्या है? मान लीजिए फ्यूडल सोसाइटी ने कुछ अपोजिशन दिखाया,
उन शुरुआती बुर्जुआओं के लिए इनको बढ़ने से रोका, तब क्या होता है, द ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट सर्विंग एज टेथर्स टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस। मीन्स जो पहले रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चल रहे हैं, वो नहीं डेवलप होने देंगे नए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को। जैसे पहले रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या चल रहे थे, लॉर्ड और सर्फ, और जो नए बनना चाहते हैं वो क्या है, मान लीजिए कैपिटलिस्ट और वर्कर्स का। तो जब सर्फ फ्री होंगे तभी तो वर्कर्स मिल पाएंगे इस कैपिटलिस्ट को। मीन्स लॉर्ड सर्फ रिलेशन को खत्म होना पड़ेगा, तभी कैपिटलिस्ट वर्कर रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगी। मीन्स कैपिटलिस्ट तभी बनेंगे जब लॉर्ड खत्म होंगे, सर्फ खत्म होंगे तभी वर्कर्स बनेंगे। मीन्स इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, तभी ये सोसाइटी बनेगी। लेकिन जो बेचारे लॉर्ड हैं, जो बेचारे सर्फ हैं, वो भी तो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, इसलिए वो टेथर की तरीके से काम करते हैं, रोकते हैं इस नई सोसाइटी को बनने में। न्यू इंडस्ट्री रिक्वायर्स मोबाइल लेबर। नई इंडस्ट्री को क्या चाहिए, मोबाइल लेबर। लेकिन लॉर्ड को क्या चाहिए, स्टैटिक लेबर। जबकि बुर्जुआ को क्या चाहिए, मोबाइल लेबर। तो आप देखिए दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो अपोजिट हैं, इसीलिए आपको माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो अब ये इमेज देखिए, यहाँ पर क्या है, ये है राइजिंग कैपिटलिस्ट, इसको कह दिया गया इमर्जिंग क्लास, इमर्जिंग क्लास। और ये हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, दोनों ही माइनॉरिटी हैं, दोनों ही हैव्स हैं। ये भी हैव्स हैं और ये भी हैव्स हैं, और दोनों हैव्स किस पर लड़ रहे हैं, ये एक बेचारे जो हैव्स सर्फ्स हैं, हैव नॉट्स हैं, उसको अपने ऊपर खींच रहे हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स कह रहे हैं यार ये मेरे खेत से भाग ना जाएं, और कैपिटलिस्ट ये कह रहे हैं, या राइजिंग कैपिटलिस्ट ये कह रहे हैं ये मेरी इंडस्ट्री में आने चाहिए। फ्यूडल लॉर्ड्स कह रहे हैं ये जो बेचारे हैं ये मेरी इंडस्ट्री में आने चाहिए, मेरी फील्ड पर आने चाहिए, और ये कह रहे हैं मेरी इंडस्ट्री में आने चाहिए। इसीलिए जो इनका कन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच, ये है कि इन सर्फ्स को कौन अपनी तरफ ले जाएगा, और वास्तव में इन सर्फ्स को खींच लिया जाएगा इन राइजिंग कैपिटलिस्ट के द्वारा, और ये ही सर्फ्स कहलाए जाएंगे क्या, वर्कर्स। और सोसाइटी हो जाएगी चेंज, और सोसाइटी कह दी जाएगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो आप क्लास स्ट्रगल में क्या क्या देखे, क्लास स्ट्रगल में आपने क्या क्या देखा, क्लास स्ट्रगल है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच, और है हैव्स और राइजिंग क्लास के बीच, इसके बीच भी क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है। ये भी क्लास स्ट्रगल है, ये भी क्लास स्ट्रगल है। इसको कह दिया जाता है माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन, माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से सोसाइटी चेंज हो रही है। कौन सी सोसाइटी, पर्टिकुलरली एंशिएंट स्लैब से फ्यूडल सोसाइटी, और फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी। लेकिन कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट सोसाइटी जो बन रही है उसमें आपको हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स का कन्फ्लिक्ट दिखेगा। इट इज देन दैट क्लास स्ट्रगल आल्सो बिगिन बिटवीन नेसेंट कैपिटलिस्ट क्लास विद फ्यूडल लॉर्ड्स। तो मैंने आपको बताया कि क्लास स्ट्रगल हैव्स और हैव नॉट्स के बीच तो है ही है, साथ में नेसेंट कैपिटलिस्ट जो इमर्जिंग क्लास है उसका, जो स्टेब्लिश्ड क्लास है उसके साथ भी क्लास स्ट्रगल होता है। और वो स्ट्रगल क्यों होता है, उन सर्फ पर कंट्रोल किसका रहेगा, उसको मोबाइल लेबर की तरीके से यूज करेंगे ये नेसेंट कैपिटलिस्ट, या फिर स्टैटिक लेबर की तरीके से यूज करेंगे कौन, फ्यूडल लॉर्ड्स। इस बात की आपस में विरोध है। दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इस वजह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर जाती है, सोशल चेंज हो जाता है फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड बाय मिडिल क्लास, दैट इज नेसेंट बुर्जुआ, ensuring devolution of feudal system and transformation of economy and subsequently society। यही बात यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के केस में बताई गई। Thus, ironically, the have-nots in their own struggle हो क्या रहा है, actually fulfill the interest of the emerging class, resulting in a situation of farce। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो have-nots हैं वो ये सोच रहे हैं ये जो इमर्जिंग क्लास आएगी वो हमारा भला करेगी, तो वो इमर्जिंग क्लास के साथ चले जाते हैं, और हो क्या जाता है, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करा लेते हैं। तो ये जो हैव नॉट्स हैं ये उस समय की जो हैव्स होंगे उनसे कन्फ्लिक्ट करते हैं, और सहयोग किसका करते हैं, इमर्जिंग क्लास का, क्योंकि ये मानते हैं कि इमर्जिंग क्लास को सॉल्यूशन देगी। लेकिन वास्तव में क्या होता है,
फिर ये इमर्जिंग क्लास जैसे ही एस्टेब्लिश हो जाती है, इन हैव नॉट्स का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल क्या लिखा? कांग्रेस हटाई लेकिन केजरीवाल के हाथ में सत्ता सौंप दी। तो एक नेता हटा और दूसरा नेता आ गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एक्सप्लॉइट करने वाला व्यक्ति हटा और दूसरा एक्सप्लॉइट करने वाला व्यक्ति ले आए और इसलिए इसको कहा गया फार्स। मीन्स हैव नॉट्स तो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ गेम हो गया। कंट्राडिक्शन बिटवीन न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल कैपिटलिस्ट एंड द ओल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ओल्ड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सर्व्स एंड लॉर्ड्स की रिलेशनशिप रिजॉल्व इन द क्लास स्ट्रगल। तो ये जो चीज़ है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी या हट जाएगी जब क्लास स्ट्रगल होगा। तो क्लास स्ट्रगल में क्या-क्या देखने को मिलेगा आपको? क्लास स्ट्रगल में आपको दिखेगा लॉर्ड्स वर्सेस सर्व्स की लड़ाई देखने को मिलेगी। सर्व्स हटना चाहेंगे लॉर्ड्स के खेतों से। क्यों? क्योंकि इनको बनना है मोबाइल लेबर। क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि कुछ लोग अब नया धंधा बना रहे हैं। उनको कहा गया राइजिंग क्लास या नेसेंट बुर्जुआ, एक ही बात है। जो शुरुआती बुर्जुआ थे वो लोग। तो ये जो सर्फ्स हैं ये झगड़ा करके इनके साथ आएँगे। तो कॉन्फ्लिक्ट तो करेंगे और मोबाइल लेबर बन जाएँगे और बाद में फिर एक्सप्लॉइट किए जाएँगे। तो इसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच देखा? हैव्स और हैव नॉट्स के बीच देखा और 2 माइनॉरिटीज़ के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखा। इसीलिए इसको पार्टिकुलरली कहा गया माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन। मीन्स ये जो सोशल चेंज है, ये कोई हैव नॉट्स नहीं लाना चाहते थे। ये लाना चाह रहे हैं कौन? हैव्स, माइनॉरिटी। It is at this crucial juncture in human history that class struggle take place that demolishes the old structure and replace this with new one। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लास स्ट्रगल की वजह से सोशल चेंज हो पा रहा है। ये बात बताइए। तो सोशल चेंज क्यों हो पाता है? क्लास स्ट्रगल की वजह से। बिटवीन मेंबर्स ऑफ राइजिंग क्लास एंगेज्ड इन क्लास स्ट्रगल टू ओवरथ्रो डोमिनेंट क्लास ऑफ दैट एपक। तो इस किसकी बात कही जा रही है? माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन। क्लास स्ट्रगल के साथ क्या-क्या हुआ? माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन भी देखने को मिला। राल्फ डारेंडॉर्फ ये क्या कह रहे हैं? सीज़ अथॉरिटी टू बी द बेसिस ऑफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ड्यू टू वेलफेयर स्टेट मॉडल। तो डारेंडॉर्फ कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसी क्लास के चक्कर में नहीं है, ये अथॉरिटी के चक्कर में है। उसकी हिंदी पढ़िए। क्लास के चक्कर में नहीं, लोड और भौकाल के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब देखते हैं इनके टेक्स्ट को। ही बिलीव्स दैट existence of dominant and subordinate positions produces a situation in which individuals have different interests। तो ये जो पोजीशंस हैं, पावर की पोजीशंस हैं, जिसमें डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट पोजीशंस होती हैं। दोज ऑक्यूपाइंग डोमिनेंट पोजीशंस हैव एन इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग अ सोशल स्ट्रक्चर। तो जो इस डोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, वो इसको मेंटेन करना चाहते हैं। दैट गिव्स देम मोर अथॉरिटी, क्योंकि इन्हें अथॉरिटी मिल जाती है देन अदर्स, जिसके कारण ये दूसरों पर अपनी विल को सुपर इम्पोज करा पा रहे हैं। वाइल दोज इन सबऑर्डिनेट पोजीशंस हैव एन इंटरेस्ट इन चेंजिंग इट। और जो नीचे रह गए हैं, वो चाहते हैं मैं भी ऊपर पहुँचूँ, तो वह उसको चेंज करना चाहते हैं। दस इट बिकम्स द बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। और यही कारण है कॉन्फ्लिक्ट का, ना कि कारण है माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन या हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स। ये क्लास कोई कारण नहीं है, पावर या अथॉरिटी एक कारण है। अब आप कहेंगे सर इसको कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। डारेंडॉर्फ आर्ग्यूज़ दैट इवन इन ए पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मान लीजिए एक सोसाइटी जहाँ पर कैपिटलिज्म का उतना बोलबाला नहीं है, मीन्स क्लास का एग्जिस्टेंस उतना नहीं है जितना कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है। वेयर इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक क्लास आर लेस इंपॉर्टेंट। तो क्लास इतनी ज़्यादा नहीं दिखती हैं क्योंकि वहाँ पर स्टेट आ चुका है, वेलफेयर स्टेट आ चुका है, जो कि इक्वालिटी फैला रहा है। मीन्स पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिलता है? वेलफेयर स्टेट, और जिसकी वजह से आपको क्लास डिमिनिश होती हुई दिख रही हैं। तो क्लास क्या है? लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन उस सोसाइटी में जहाँ पर क्लास लेस इंपॉर्टेंट है, क्लास ना के बराबर है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिख जाएँगे। अब समझिए मार्क्स की थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट तो क्लास की वजह से है। लेकिन अगर एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है और वहाँ पर स्टेट वेलफेयर स्टेट है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? तो डारेंटॉर्फ कह रहे हैं अगर इस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप समझिए कॉन्फ्लिक्ट कोई क्लास की वजह से नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है अथॉरिटी की वजह से, पावर पोजीशन को ग्रैब करने की वजह से।
he believed that the root of these conflicts lies in the power structure or authority relationship within society. तो क्लास के चक्कर में नहीं, लोड और भौकाल के चक्कर में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। टसल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कोई क्लास के चक्कर में नहीं होता, वहाँ सब इक्वल क्लास के लोग हैं, सभी हैव्स हैं या सभी हैव नॉट्स हैं, जो भी हैं, वहाँ पर पावर और अथॉरिटी के चक्कर में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, मीन्स हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कैसे क्लास स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।